हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम यहाँ पे जेनेटिक्स अपना काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। याद करो, थोड़ा सा हमने बात करी थी, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन की बात करी, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की भी बात करी, जिसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस के भी बारे में देखा। और साथ ही साथ हम आ चुके थे अपने पिछले लेक्चर में ही पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट पे भी। वहाँ पे ध्यान करो, हमने क्या देखा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था, को डोमिनेंस भी पढ़ा था। इन दोनों चीज़ में भी हमने देखा था पिंक फ्लावर बन रहे थे और उसका क्रॉस भी निकाला था। ये सब बातें हमने कर ली थी। को डोमिनेंस में भी मैंने 2 चीज़ बताई थी कि 2 एलील साथ में अपने आप को डोमिनेंस शो कर रहे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो मल्टीपल एलिलिज्म का भी कॉन्सेप्ट वहीं पर छुपा हुआ था। जैसे कि किसी एक जीन के ढेर सारे एलील होना, वो क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म है। वो क्या है, ब्लड ग्रुप में ही हमने देखा था। जैसे कि वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि ब्लड ग्रुप ए होता था, ब्लड ग्रुप बी होता था, ब्लड ग्रुप जो ओ होता था, ये तीनों क्या थे, एलील थे। ब्लड ग्रुप के तो टाइप्स बहुत सारे थे, लेकिन मेन ये 3 एलील्स थे जो क्या कर रहे थे, अलग अलग ब्लड ग्रुप को शो कर रहे थे। तो ये सब बातें हमने कर ली थी। नेक्स्ट हम आ चुके हैं आज कौन से टॉपिक पे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनमें हम क्या क्या बातें करेंगे, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ये चीज़ मत भूलना कि हम मेंडल के आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, मतलब कि मेंडल की कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमियां आप कह सकते हो, बट जेन्युइनली अगर आप बोलो तो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब वो बात अलग थी कि अपना खेतों में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि हाँ माइक्रोस्कोप कितना डेवलप कर चुका है, कितनी चीज़ें और एडवांस हो गई हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। बट हाँ, इनके एक्सपेरिमेंट अगर आप देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कि ये थ्योरी क्या बोलती थी, इसमें हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि मेंडल ने जो डिस्कवरीज करी थी, ठीक है, वो लोगों ने इतना ज़्यादा क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया, इन सब बातों के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आगे आने वाले हम ये चीज़ देखेंगे, कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को दोबारा से रीडिस्कवर किया कि हाँ इन्होंने कितनी अच्छी बात करी थी, उसे दोबारा से रीडिस्कवर किया। मतलब कि जो भी मेंडल के पेपर्स थे, जो मेंडल ने पेपर पब्लिश किए थे, उसको दोबारा से दुनिया के सामने दिखाया कुछ थियरी के बेस पे, वो हम अभी देखेंगे। फिर उसके बाद और बाद में पता चला कि भाई आप सबकी थ्योरी मानता हूँ सही नहीं है। फिर आए थे मॉर्गन साहब जिन्होंने जी नून का कॉन्सेप्ट दिया था। ये सब आगे की और कहानी है, इस तरीके से हम मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल क्या देख रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनते जाना। देखो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो मेंडल की आपको कहानी तो याद होगी कि इनका एक्सपेरिमेंट, इनका हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट था, ये कब से कब तक चला था, याद तो हो गई, 1856 से लेके 1863 तक चला था। 7 साल का एक्सपेरिमेंट रहा था। और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हो सकता है 1-2 साल इनको अपनी पूरी हाइपोथेसिस लिखने में लग गया हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सन 1865 में, इन 1865 मेंडल ने क्या किया, अपना पेपर पब्लिश किया था। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क, मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था। अब वो बात अलग है कि इनका जो वर्क था वो इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया गया। एक तो ये भी बात थी कि इन्होंने जो चीज़ें बताई थी, जो जो चीज़ों की तरफ फोकस किया था, प्रॉपर तरीके से प्रूफ नहीं कर पाए थे बेचारे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो लोगों को समझ भी नहीं आ रही थी। तो आप ये भी चीज़ कह सकते हो। और पुराना टाइम था, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं था, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि बहुत साल तक, सेवरल ईयर्स तक इनका जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज रहा। हिज वर्क did not recognized for several years। काफ़ी साल तक इनका मतलब वर्क
इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। उसके पीछे कारण भी थे कुछ, वही कारण की हम बात कर रहे हैं, ईयर्स, जिसके रीज़न क्या रहे थे, कुछ रीजंस थे। जैसे अगर मैं बात करूं उन रीजंस में से, एक तो ये कि कम्युनिकेशन उस टाइम पे इजी नहीं था कि हाँ भाई फ़ोन करके बता दिया हाँ मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसे नोट डाउन करते रहना, तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था, ठीक है। कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था उस टाइम पे। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मेंडल कहा करते थे कि ये जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसे ये फैक्टर बोला करते थे, बोलते थे ये फैक्टर जो होता है ये स्टेबल होता है और साथ ही साथ ये एक डिस्क्रीट यूनिट है। डिस्क्रीट यूनिट मतलब समझ लो कोई भी पार्टिकल जैसा स्ट्रक्चर, पार्टिकल मतलब कोई जैसे समझ लो कोई कंचे जैसा कुछ स्ट्रक्चर हो। तो इन्होंने ऐसी चीज़ें बोली तो कि डिस्क्रीट यूनिट की तरह है, बट इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए कि अगर फैक्टर एक्चुअल में है तो ज़रा हमें दिखा भी तो दो कि वो कैसा दिखता है, तो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिकल लॉजिक लगा देते थे जो लोगों को समझ ही नहीं आता था। तो ये सब काफ़ी कारण थे जिसके वजह से ये सब अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेंडल अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अगर मैं मेंडल के अकॉर्डिंग बात करूं तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको ये फैक्टर बोला करते थे, वर स्टेबल एंड डिस्क्रीट। बट हाँ, इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे। बट he did not show any physical proof, ठीक है। बट इन्होंने कोई उसका फिजिकल प्रूफ नहीं दिखाया था जिसके वजह से वो अनरिकॉग्नाइज रहा। इनके काफ़ी सारी चीज़ें, और इनका मैथमेटिकल लॉजिक यूज़ करना, मैथमेटिकल लॉजिक, ये भी लोगों के समझ नहीं आता था। तो ये सब काफ़ी कहानी थी जो परेशान करती थी लोगों को, भाई क्या चल रहा है, ठीक है। और यहीं पे ध्यान से सुनना, लगभग सन 1900 की बात है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लगभग सन 1900 की बात है, ये तो चलो 1865 था। इन 1900, सन 1900 के टाइम पर कुछ 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, मेंडल के इन्हीं वर्क को, इन्हीं एक्सपेरिमेंट को दोबारा से डिस्कवर्ड किया कि हाँ, जैसे साइंटिस्ट का काम क्या होता है, प्रॉपरली डिस्कवरी करते रहना और अलग अलग चीज़ पे रिसर्च करते रहना। अब रिसर्च में ये कहीं भी चले जाएं, कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, इनको हाथ लग गया किसका, मेंडल का रिसर्च पेपर, ठीक है। अब मेंडल का पेपर इनको मिला तो इन्होंने ये देखा कि भाई हम इस टाइम पर देख रहे हैं जो चीज़ हम अभी पढ़ रहे हैं, ये तो मेंडल भाई साहब ने कब कर दी थी, 1865 में ये सब बात बोल के चले गए बेचारे। तो इन्होंने इनके उसको दोबारा से रीडिस्कवर किया है ना, इनके एक्सपेरिमेंट्स को। इन 1900 मेंडल वर्क रीडिस्कवर्ड बाय किनके द्वारा, एक तो थे कौन से, ह्यूगो डी व्रीज, एक थे कार्ल कोरेंस, और एक आपके कौन थे, वैन शेमार्क, है ना, शेमार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को दोबारा से रीडिस्कवर किया था। ये बातें थी कुछ, ठीक है। अब यहीं से थोड़ी सी कहानी और भी
एक रुख मोड़ती है, जिसको हम अभी थोड़ा आगे लेकर चलेंगे। कहो तो एक ऑर्डर में थोड़ा बता दूं कि कैसे डिस्कवरीज हो रही थी, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, बट चाहो तो यहीं पे ये चीज़ ध्यान रख लो कि याद करो 1865 नहीं 1856 की बात करूं तो मेंडल क्या कर रहे थे? मेंडल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे ऑन पी 1856 में। और जैसे ही और धीरे धीरे समय बीता तो इन्होंने 1865 में मेंडल ने वर्क पब्लिश किया था। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे और समय बीतता गया, कुछ समय तक इनके वर्क को कोई भाव नहीं दिया गया। फिर आया सन 1900 का टाइम। सन 1900 का टाइम था जब ये तीनों साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया, मतलब मेंडल के वर्क रीडिस्कवर्ड किया गया। उसी के बाद कुछ समय बाद सन 1902 के आसपास की बात है। सन 1902 में दो साइंटिस्ट और आए जिसको आप अभी हम आगे पढ़ेंगे, सटन एंड बोवेरी। इन्होंने क्या किया, इस टाइम के बीच में ही क्रोमोसोम वगैरह भी डिस्कवर हो चुके थे, तो इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम का पैटर्न एनालाइज किया कि क्रोमोसोम गैमीट बनाने के दौरान किस तरीके से सेग्रीगेट हो रहे हैं, क्या पेयर बना रहे हैं। ये सब जब स्टडी किया तो इनको क्या दिखा कि जो मेंडल कहा करते थे फैक्टर्स गैमीट के टाइम पे कैसे सेपरेट होते हैं, कैसे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ये सारी बातें लागू हो रही थी कहाँ पर, क्रोमोसोम पर। तो इन्होंने ये चीज़ देखी थी, हम आगे अभी देखेंगे। ये क्या है, क्रोमोसोम बिहेवियर स्टडी करी थी। और समय कुछ बीता, सन 1911 की बात है। सन 1911 में, अभी हम और आगे जब जाएंगे तो देखेंगे भी कि मॉर्गन साहब आए, थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया था। क्या होता है लिंकेज, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम खाली देख रहे हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही थी, ये ध्यान रहेगा। ये एक बार नोट डाउन कर लो, देन हम देखते हैं थोड़ा सा क्या इनके क्रोमोसोमल बिहेवियर वाला, कि कैसे इन्होंने एनालाइज किया कि हाँ मेंडल भी जो बात कहा करते थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात याद करो कि गैमीट सेपरेट हुआ करते थे इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर जब भी वो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। यही कहानी इन्होंने नोटिस करी थी कहाँ पर, क्रोमोसोम के बिहेवियर में। ये चीज़ समझने के लिए आपको मियोसिस का कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपको माइटोसिस मियोसिस नहीं आता है तो आप माइटोसिस मियोसिस का लेक्चर एक बार देख सकते हो, खासकर मियोसिस का एक बार ज़रूर देख लेना, तो यहाँ पे चीज़ें आपको बहुत आसानी से लिंक हो जाएंगी, वरना नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो मियोसिस एक बार अच्छे से देख लेना, तब समझ आ जाएगी। ये अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्रोमोसोम बिहेवियर वाली बात। ठीक है, ये एक बार नोट डाउन कर लो, तब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। देखना, मैं क्या बता रहा था, 1902 की बात है। ठीक है, इन 1902 क्रोमोसोम पे स्टडी करी गई थी। ठीक है, क्रोमोसोम पे स्टडी करी किसने, सटन एंड बोवेरी ने। इन 1902 सटन एंड बोवेरी, इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम बिहेवियर स्टडी ड्यूरिंग गैमीट्स
फॉर्मेशन। मतलब गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम का क्या बिहेवियर हुआ करता है, इसे इन्होंने पढ़ा। मतलब कि ये मियोसिस की बात कर रहे थे। ठीक है, हम जानते हैं ये चीज़ कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो रिडक्शन डिवीजन होता है और हैप्लॉइड गैमेट्स बना करते हैं। याद करो, मेल की अगर मैं बात करूँ, मेल्स में जब भी टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होना होता था तो याद है हम ऐसे टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ते थे, उसमें ऐसे लोब्यूल्स पढ़ते थे ढेर सारे। ठीक, उन्हीं लोब्यूल्स में से ऐसे पढ़ते थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती थी। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बाहर निकाल के देखूं तो इसमें ऐसे जर्मिनल सेल्स होती थी, एपिथेलियम सेल्स, और ऐसे सर्टोली सेल्स हुआ करती थी। तो ये जो थी, ये जो जर्म सेल थी जिसको आप स्पर्म मदर सेल भी बोला करते थे, इसी का जब रिडक्शन डिवीजन हुआ करता था, रिडक्शन डिवीजन हुआ करता था, इसी के रिडक्शन डिवीजन से क्या होता था, हैप्लॉइड गैमीट बना करते थे। ये बात हम जानते थे। ठीक है, जस्ट याद करा रहा हूँ क्या था। तो ये बात हम जानते थे कि रिडक्शन डिवीजन से ऐसा होता है। अब एक्चुअल में रिडक्शन डिवीजन कैसा होता है, ये मियोसिस में कॉन्सेप्ट अच्छे से है कि किस तरीके से रिडक्शन डिवीजन होता है। आओ थोड़ा सा हम उसका एक बार ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये मान लो कोई भी था सेल जिसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम है, मतलब कहने का है 46 क्रोमोसोम रहे होंगे। अब ये जब यहाँ पर ऐसे डिवाइड करेगा तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ये सब आया होगा। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। क्यों? क्योंकि हम मियोसिस पढ़ रहे हैं। तो मियोसिस दो पार्ट में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में होती है। ठीक है, जब ये पहली बार डिवाइड करता है तो ऐसा लगता है कि 23 क्रोमोसोम वाला एक सेल 23 क्रोमोसोम वाला एक सेल बन गया। फिर जब ये मियोसिस सेकंड करता था, जिसको आप इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हो, तो इसमें भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होगा, तो ऐसा लगता है मियोसिस सेकंड ये है। और 23 सेल वाला, 23 क्रोमोसोम वाला ऐसे लगता है कि 4 सेल बन चुके हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक सेल अगर मैं लूं, जैसे ये 4 बन गए, हम जानते हैं एक सेल से 4 सेल का बनना मियोसिस कहलाता था। यही तो मियोसिस कहलाता था, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऐसा लगता है मियोसिस फर्स्ट रहा होगा, जिसको आप रिडक्शन डिवीजन बोलते थे। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऐसा लगता है मियोसिस सेकंड रहा होगा। इसमें भी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, ये सब होता होगा। ठीक है, अब देखो मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड थी। इनमें से मान लो कोई भी सेल थी, इसको दोबारा डिवीजन के लिए जाना है तो ये कैसे जाया करती थी, ऐसे लगता है यहाँ पे ये कहीं G1 फेज रहा होगा, S फेज रहा होगा और G2 फेज रहा होगा, है कि नहीं। अब ध्यान से सुनना, मियोसिस की जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अभी लिंकेज का या फिर आपस में क्रॉसिंग ओवर का ये सब कॉन्सेप्ट नहीं आया था जो आप एक्चुअल में मियोसिस में पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि ये सब बातें मॉर्गन ने बताई थी सन 1911 के आसपास। हम क्या पढ़ रहे हैं, सन 1902 की कहानी पढ़ रहे हैं। 1902 में सटन एंड बोवरी ने जो क्रोमोसोम के बिहेवियर देखे थे, इन्होंने लिंकेज वगैरह या फिर क्रॉसिंग ओवर ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी, जो कि एक्चुअल में मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में हुआ करता था। याद कर लो, प्रोफेज फर्स्ट इसका मल्टीपल फेजेस में हुआ करता था, है ना। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकैनेसिस, इतने सारे फेजेस हुआ करते थे। बट ये सब कहानी अभी इन्हें कुछ नहीं पता थी कि क्रॉसिंग ओवर ये सब क्या होता है। ये सिंपली देख रहे थे मियोसिस, मतलब कि रिडक्शन डिवीजन होके 4 सेल बनना, ये सब कहानी, ये बिहेवियर देख रहे थे खाली। ठीक है, अब देखो ये हम जानते हैं G1, S, G2 फेस ये सब होता है। अच्छा, ये हमें पता है जब प्यूबर्टी आया करती है, ठीक है, जब प्यूबर्टी आती है, मान लो हम ह्यूमंस में जब प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है, गैमीट्स बनना शुरू होते हैं। उससे पहले नहीं बनते, मतलब कि उससे पहले सेल्स डिवाइड नहीं कर रही होती। जब 16 साल की उम्र आती है लड़कों में तो क्या होता है, प्यूबर्टी आती है, मतलब कि तब स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब कि इससे पहले का जितना समय था तो टेस्टिस में जो स्पर्म मदर सेल थी
वो डिवाइड करना शुरू नहीं की थी, जो जर्मिनल एपिथीलियम थी, है ना। मतलब कि वो G0 नाम के फेज में सुस्त अवस्था में पड़ी थी। जब सिग्नल आया ब्रेन से कि अब प्यूबर्टी आ गई है, अब आप जाग जाओ और अब आप डिवीजन करो और स्पम्स बनाओ, ये 16 साल की उम्र में हुआ। तो उसके पहले के टाइम पर क्या था, ऐसा लगता है कि G0 फेज में ऐसे G0 फेज में सेल पड़ी होगी। और सेल में हम ये बात जानते हैं कि जब प्रोफेस आता है तब कंडेंसेशन ये सब शुरू होता है, तब जाके क्रोमोसोम दिखते हैं। बट यहाँ सब पे क्या है, ऐसे डीएनए का पूरा जाल होता है पूरा, ठीक है, मैश नेटवर्क होता है। अब उस नेटवर्क को यहाँ बना के समझाने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए सिंपली हम यहाँ पर क्रोमोसोम बनाकर समझाने की कोशिश करेंगे ताकि समझना आसान हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं ये डिवीज़न हुआ होगा, कोई भी एक सेल है, ठीक है। अब इसे दोबारा डिवाइड होने मान लो जाना है, या कोई भी सेल को जाना है, ठीक है। कोई भी डिप्लॉयड सेल है, कैसी भी उसे जाना है। अब आप ये जान रहे हो यहाँ पे सेल की ग्रोथ होना ये सब होनी है। हम जानते हैं कि यहाँ पर मान लो एक क्रोमोसोम क्या है, फादर के तरफ से, मान लो एक को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ जिसको मैं डोमिनेंट दिखाऊंगा। एक क्रोमोसोम फादर के तरफ से है और एक क्रोमोसोम मदर के तरफ से है, एक जोड़ी कैरेक्टर। उसी तरह एक क्रोमोसोम फादर के तरफ से है, एक क्रोमोसोम मदर के तरफ से, बट वो कोई दूसरा जोड़ी, कोई दूसरा कैरेक्टर है, ठीक है, ऐसा ले लो। तो ये कुछ रहा होगा G0 फेज में। ऐसा लगता है यही 16 साल की उम्र में G1 फेज में ऐसा लगता है एंटर करेगा। अब ये जब डिवीजन करेगा S फेज में, हम ये बात जानते हैं कि डीएनए की मात्रा डबल होती है, मतलब कि अब ये डीएनए डबल होगा। जब ये डबल होगा तो G2 फेज में आपको सेल की शक्ल आपको कैसी दिखाई देगी G2 फेज में। अगर मैं बात करूं G2 फेज में सेल की शक्ल आपको कैसे दिखाई देगी, तो आप बोलोगे उसका न्यूक्लियस डबल हो गया है भाई, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। मतलब कि ये जो डोमिनेंट वाला था, ऐसा लगता है अब इसके 2 लोब्स मुझे नज़र आने शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल, है ना, डीएनए डबल हो ही चुका है। यही कंडीशन ऐसे लगता है कि यहाँ पर भी आ ही गई होगी, इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि नहीं, ये चीज़ है। अब यही सेल लगता है यहाँ से प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1, ये सब कहानी में जाती है। प्रोफेस 1 में हम जानते हैं कंडेंसेशन और ये सब होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब डिसअपियर होता है, ये सब कहानी हम जानते हैं। मैं जस्ट चीज़ें रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझते जाना। मान लो यहाँ से मैंने बना लिया कोई एक पॉसिबिलिटी, मैंने यहाँ पे ले ली एक पॉसिबिलिटी मैंने कैसी ले ली, यहाँ पर मान लो क्या है, प्रोफेस फर्स्ट है, ठीक है, और ये रही होगी, ऐसे लगता है सेल प्रोफेस फर्स्ट की P1 लिख रहा हूँ, प्रोफेस फर्स्ट की सेल रही होगी। मतलब यहाँ पर ये जो था यहाँ पर आया होगा, अब इसके बाद आगे की कहानी शुरू होगी। प्रोफेस फर्स्ट यहाँ रहा होगा कुछ इस तरीके से, ये नीचे वाले क्रोमोसोम थे, ठीक है, ये नीचे ऐसे रहे होंगे, साथ ही साथ ऐसा लगता है ये वाले भी रहे होंगे, ठीक। अब अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ाऊं इनको, ये तो धीरे धीरे जाएंगे, मान लो मेटाफेस 1, फिर एनाफेस 1, टीलोफेस 1, ऐसे जाते चले जाएंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे मेटाफेस एनाफेस को साथ में बनाने की कोशिश करता हूँ, या समझते जाना, मैं बीच में एक आध अगर गैप कर रहा हूँ तो। अब अगर मैं इनको मेटाफेज में हम क्या करते हैं, इन क्रोमोसोम्स को एक लाइन में इक्वेटर पे लाते हैं, ये हम बातें जानते हैं। तो अगर मैं इनको इक्वेटर पे लाने की कोशिश करूं तो क्या ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे? बिल्कुल दिखाई देंगे भाई, ये बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देंगे। एक पेयर ऐसे, एक पेयर
ऐसे, एक पेयर ऐसे, एक पेयर ऐसे, ठीक है, एक डार्क एक वैसा वाला। मेटाफेज आया होगा, फिर धीरे धीरे एक समय आया होगा, ऐसा लगता है कि यहाँ से जो सेंट्रियोल थे ये इसको कनेक्ट करेंगे और ऐसे इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, और एनाफेज ऐसे ऐसे आया करेगा। टीलोफेज ऐसे लगता है, मान लो मैंने टीलोफेज बना दिया कि यहाँ पे ऐसे लगता है ये है, यहाँ पे ठीक ऐसे ही एक कहानी यहाँ पर भी है। ऐसा लगता है एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। अब सब कुछ नहीं बना रहा हूँ, टीलोफेज भी, और टीलोफेज में आने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक सेल में जाएगा और ये एक अलग सेल में चला जाएगा। सेल फरो मेथड से सेल डिवाइड हो जाएगी, और ऐसा लगता है अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग करके दिखाने की कोशिश करूं तो ये आपको कुछ 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 ऐसा नज़र आने लग जाएगा, है ना। ये आपको कुछ अब ऐसा नज़र आने लग जाएगा। ये तो मैंने थोड़ा अलग करके दिखा दिया, ये तो अटैच होंगे मान लो सेंट्रोमियर से, ठीक। बट वो पूरी की पूरी स्टोरी हमें जानने की क्या ही ज़रूरत है। एक सेकेंड, ये अलग अलग सेल को मैंने बना दिया। ऐसा लगता है एक सेल ये बन गई होगी, एक सेल ये, दो डॉटर सेल बन गई होगी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की कहानी हो गई होगी। अब अगेन यहाँ से दोबारा वही कहानी होगी, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, मतलब कि यहाँ क्रोमोसोम नंबर ऐसा लगता है आधा हुआ होगा। अब यहाँ पे वही कहानी दोबारा रिपीट होगी, मतलब कि ये टीलोफेज 1 एंड देन ऐसे आप आओगे, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, ये कहानी चलती चली जाएगी। मतलब यहाँ तक अगर मैं लाके इसको देखूँ, इसको मैं और आगे कनेक्टेड करूँ, यहाँ पे और आगे लाऊं, तो ऐसा लगता है कि इन्हीं सेल्स के अंदर कुछ कहानी, कुछ स्टोरी ऐसी चल रही होगी कि ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे। मतलब कि अगर इसमें मैं मेटाफेज और ये सब बनाने की कोशिश करूँ तो कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना, समझ जाओगे। ऐसे लगता है कि यहाँ पर भी मेटाफेज की प्लेट बनी, यहाँ पर भी मेटाफेज की प्लेट बनी होगी, दोनों जगह अलग अलग हो रहा है केस, है ना। दोनों जगह ऐसा लगता है अलग अलग केस हो ही रहा है। यहाँ से ऐसे एक इधर तार जुड़े होंगे, इधर तार जुड़े होंगे, और एनाफेज आया होगा और ये सब अलग हुए होंगे। अगर मैं डायरेक्टली इसको दिखाऊं यहाँ से, ऐसा लगता है ये बाद में ऐसे ऐसे अलग होंगे और ये वाला पार्ट कहीं एक में जाएगा, ये वाला कहीं एक में, उसी तरह ये भी किसी एक में, ये वाला भी किसी एक में। अगर बना के देखें तो ऐसा लगता है एक इधर आया होगा, एक इधर, और एक डार्क वाला इधर, और एक डार्क वाला यहाँ भी। उसी तरह ये ब्लैक में भी डार्क एक इधर। डार्क वाला क्या है, डोमिनेंट माना है हमने, है ना। अब ये लगता है कि ऐसे लगता है फ्यूचर की ये 4 डॉटर सेल्स ऐसे बनती नजर आई हैं, है ना। ये कुछ ऐसे लगता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो ऐसी हो सकती है, पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, समझो 2 तरीके की कंडीशन हो सकती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे
फादर का एक क्रोमोसोम था, इधर मदर का एक दूसरा क्रोमोसोम था, एक कैरेक्टर का। इधर फादर का क्रोमोसोम था दूसरे कैरेक्टर का, इधर मदर का दूसरे कैरेक्टर का क्रोमोसोम था। एक तरीका तो ये था इनके सेपरेट होने का। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये वाला जो गाढ़ा वाला था, जो कि डोमिनेंट वाला था, हो सकता है इधर आ जाए, ये वाला इधर भी आ जाए। ये सब पॉसिबिलिटी तो चांसेस तो हैं ही। चाहे आप इसको ऊपर नीचे कर दो, चाहे इसको, बात तो एक ही है ना। आओ इसको हम कर लेते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी इसमें आ सकती है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेज सेकेंड, फिर आप करोगे मेटाफेज सेकेंड, फिर टी करते करते टीलोफेज सेकेंड तक आओगे। ऐसा लगता है ये सब कहानी चलेगी। मतलब प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज से फर्स्ट, ये सब करते करते एट द एंड आप टीलोफेज ये सब करते चले जाओगे। मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे बनाऊँ कि जब आप यहाँ से आओगे दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ, मेटाफेज सेकेंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये बनाया, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ पे जो हमने ली थी, मान लो हम यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन को बदलेंगे, ठीक। यहाँ पर हम थोड़ा सा कंडीशन को बदलने की कोशिश करेंगे। अब हमने क्या किया, हो सकता है अब ये वाला पेयर भाई साहब इधर आ गया हो, है ना, ब्लू वाला जो डार्क वाला था, और ये वाला इधर हो। पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है, ठीक है। ये इधर ऐसे ऐसे जुड़े हों, ये सब कहानी चलेगी, ठीक है। अब पूरा ना बनाने की बजाय मैं डायरेक्ट एक काम कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, यहाँ से आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि ऐसा लगता है कि ये किसी एक सेल में क्रोमोसोम भेजेगा और ये वाली लाइन किसी दूसरे सेल में, ये वाला किसी तीसरे में, ये वाला किसी चौथे में। मतलब जब आप पूरी प्रोसेस करोगे इस तरीके की, तो आपको कैसे जीनोटाइप देखने को मिलेंगे। देखो, एक तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके वाले, कुछ इस तरीके वाले, और अगर मैं ब्लैक का ऐसे बनाने जाऊं तो ऐसा लगता है ये वाले और ये वाले, है ना। मतलब ये भी फ्यूचर की ऐसे 4 डॉटर सेल बनती नज़र आ जाएंगी मुझे, ठीक है, ऐसे नज़र आ जाएंगी। अच्छा, यहीं पर अगर यहीं पर मैं आपको बताऊं कि ये इन्होंने जो बोला था कि जब क्रोमोसोम का बिहेवियर ये स्टडी कर रहे थे गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, तो इन्हें कोई चीज़ नोटिस करने को मिली कि जिस तरीके से क्रोमोसोम अपना अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं कि ये वाला हमेशा इधर ही जाएगा, हो सकता है ये गड़बड़ हो जाए, दूसरे एंगल से भी चला जाए। यही बात तो कर रहे थे मेंडल भी फैक्टर को लेकर। अगर यहाँ पे हम फैक्टर की चीज़ें अगर डालने की कोशिश करें, ध्यान से देखना, मान लो अगर मैं बोलता हूँ ये वाला मैंने ले लिया कैपिटल आर, इसको ले लिया स्मॉल आर, दूसरे को मैंने ले लिया कैपिटल वाई, इसको मैंने ले लिया स्मॉल वाई, ठीक है। अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया, अकॉर्डिंग टू मेंडल अगर मैं इसकी नोटिस करना चाहूँ तो मुझे क्या जीनोटाइप देखने को मिलेंगे। ब्लैक वाले में अगर मैं देखूँ तो ऐसा लगता है यहाँ पर मुझे जीनोटाइप देखने को जो मिल रहा है वो स्मॉल आर स्मॉल वाई दिख रहा है। ये दोनों एक ही तो हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। और जो डार्क वाले हैं वो क्या हैं, वो ऐसा लगता है कैपिटल आर कैपिटल वाई है कि नहीं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ऐसा लगता है स्मॉल आर कैपिटल वाई है, क्योंकि ये वाला क्या था, कैपिटल वाई था। उसी तरह अगर इसकी बात करूं तो क्या लगता है, ये ब्लैक वाला क्या था, कैपिटल आर स्मॉल वाई था। मतलब कि ऐसा लगता है कि जब मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करी थी, तो याद करो मेंडल ने जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करी थी, यहीं पे लिख दूं, तो मेंडल क्या बोला करते थे,
मेंडल बोला करते थे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंटली सेपरेट ऑफ अनदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। मतलब कि ये वाला किस तरीके से सेपरेट होगा गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, ये डिपेंड नहीं करता है कि किस तरीके से ये वाला होगा। हो सकता है ये आपस में अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लें, जैसे कि हो सकता है आर वाला वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना ले, कैपिटल आर कैपिटल वाई बन जाए, है ना। हो सकता है कैपिटल आर वाला स्मॉल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना ले, हो सकता है कैपिटल आर वाला स्मॉल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना ले, हो सकता है स्मॉल आर वाला कैपिटल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना ले, स्मॉल आर वाला कैपिटल वाई के साथ, हो सकता है स्मॉल आर वाला स्मॉल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना ले। तो यहाँ से इनको एक बात समझ में आई कि जो बिहेवियर हमने क्रोमोसोम का देखा, अगर हम उसमें मेंडल के फैक्टर को फिट करें तो ऐसा लगता है डिक्टो सेम वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट हाँ, ये तो बाद में हमें समझ आया कि क्रोमोसोमल थ्योरी के अकॉर्डिंग, आप अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो कह रहे हो ऐसा है, लेकिन जब बाद में मॉर्गन आए, ये सब बातें करी गई कि भैया अगर आप क्रोमोसोम को यूनिट मान रहे हो, ठीक है, अगर वो एज अ यूनिट समझ रहे हो उसको कि वो कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, तो ऐसा होता तो सारे लोगों में इतने कैरेक्टर अलग अलग कैसे मिलते। जैसे कि मैं बात करूं कि ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें 4 पेयर ऑफ इनको कैरेक्टर्स दिखने चाहिए थे, बट उससे कई ज़्यादा दिखते हैं। ह्यूमंस की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की जोड़ी है, मतलब कि क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग 23 पेयर ऑफ कैरेक्टर होने चाहिए इंसान में। लेकिन क्या आपको इस पूरे शरीर में, इंसान के पूरे शरीर में सिर्फ 23 जोड़ी ही आपको क्या कैरेक्टर दिखते हैं? आपको मल्टीपल कैरेक्टर दिखते हैं। अगर आप हेयर की बात करो तो ऐसा लगता है बाल में ही कितने अलग अलग कैरेक्टर हैं। हेयर का कलर अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ब्राउन है, ब्लैक है, थोड़ा वाइटिश है, ये सब अलग अलग कैरेक्टर है। हेयर का थिन होना, हेयर का थिक होना, ये दोनों भी कैरेक्टर हो गए, ठीक है। हेयर का कर्ली होना, हेयर का किस तरीके से सॉफ्ट होना, न जाने कितने, सिर्फ हेयर की बात कर रहा हूँ तो ऐसे देखने जाए तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ बात समझ आने लग गई थी मॉर्गन साहब को कि आप जो कह रहे हो क्रोमोसोमल थ्योरी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उसमें कुछ फ्लॉ है। हाँ, वो ये मानने लग गए थे, उन्हें ये इशारा होने लग गया था कि ऐसा हो सकता है कि क्रोमोसोम के ऊपर कई फैक्टर्स या कह लो कई जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। ये वो कहीं ना कहीं उन्हें इशारा लग गया था, जिसके बेस पे आगे की स्टडी है भी। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें क्या समझ आई कि इन्होंने इनकी ऑब्जर्वेशन, एक बार ये नोट डाउन कर लो, ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ किस तरीके की थी, ठीक है। हो गया होगा, देखना। अगर मैं बात करूं सटन एंड बोवरी ऑब्जर्वेशन, इनकी क्या ऑब्जर्वेशन रही? इन्होंने यही बातें कही कि क्रोमोसोम बिहेवियर ड्यूरिंग gametes formation is same as मेंडेलियन फैक्टर। मतलब वो सेम टू सेम ऐसा लगता है मेंडल के फैक्टर जैसा। कौन से मेंडल के फैक्टर की बात कर रहे हो? मेंडेलियन फैक्टर बिहेवियर जो आप बोल रहे हो वो आप किसकी बात कर रहे हो? ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट
को लेकर बात कर रहे हैं। ये वही बात कर रहे हैं कि जो मैं क्रोमोसोम के लिए पढ़ रहा था, ऐसा लगता है वो बिल्कुल कैसा है, मेंडेलियन फैक्टर के अकॉर्डिंग वैसा ही लग रहा है। जैसे कि ये बोला करते थे कि वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंटली सेपरेट ऑफ अनदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। ये चाहे इसके साथ बनाए चाहे इसके साथ, उसी तरह स्मॉल आर वाला चाहे इसके साथ बनाए चाहे इसके साथ बनाए, अलग अलग कॉम्बिनेशन जो देखने को मिलते थे फैक्टर्स में, वही कॉम्बिनेशन देखने को मिलते थे क्या, क्रोमोसोम में। तो इस बेसिस पे, इस चीज़ों को देखने पे ही सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या बोल डाला कि जो क्रोमोसोम है, ठीक है, उनका बिहेवियर फैक्टर जैसा है, मतलब कि वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बोल दी थी। हाँ, उसमें 100% सच्चाई तो नहीं थी, ये हम जानते हैं। आज ये हम आगे पढ़ेंगे तो मॉर्गन ने इस चीज़ को प्रॉपरली क्लैरिफाई किया भी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर फैक्टर हो सकते हैं, ना कि क्रोमोसोम एक फैक्टर है। ठीक है, क्रोमोसोम को आप जीन नहीं बोल सकते। हाँ, आप क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट हैं ये ज़रूर बोल सकते हो। ठीक है, ये बातें थी। देखो, अगर मैं बात करूं, जो आप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हो, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्रोमोसोम इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ध्यान रखना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहे हैं कि क्रोमोसोम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब कि क्रोमोसोम इज सेम एज मेंडेलियन फैक्टर। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो क्रोमोसोम है वो मेंडेलियन फैक्टर की तरह है ना, उसकी तरह ही सेम है, क्योंकि उसकी तरह बिहेव कर रहा है। बट जो कि बाद में मालूम पड़ा हमें कि ये सच्चाई नहीं थी। ठीक है, ये बात धीरे धीरे जानने लग गए थे। कौन? मॉर्गन साहब ये बात जानने लग गए थे जब इन्होंने ये सब नोटिस किया कि भाई अगर मैं क्रोमोसोम को मानूं तो क्रोमोसोम तो ह्यूमंस में 23 है। ठीक है, मतलब कि 23 जोड़ी है, मतलब कि उतने ही कैरेक्टर होने चाहिए, बट इतनी वेरिएशन दिखाई देती है। एनसीईआरटी में आप रीड करोगे, वहाँ मिलेगी लाइन कि इतने वेरिएशन दिखाई देते हैं, जिसके वजह से हम ये बात जान पा रहे थे कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ फ्लॉ है, कि आप क्रोमोसोम को फैक्टर या जीन का नाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, हाँ, उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे जीन, ये आइडिया लग गया था किसको? मॉर्गन को। ठीक, एनसीईआरटी में एक और चीज़ लिखी है, डिफरेंशिएट करके लिखा है, एक ए कॉलम में लिखा है और एक बी कॉलम में, दोनों बातें सेम टू सेम लिखी हैं कि इनमें से बताओ कौन सा क्रोमोसोम के लिए, कौन सा जीन के लिए। ठीक है, एक्चुअल में बी वाले को जीन बोलना ठीक नहीं है। ए को तो आप क्रोमोसोम बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी को जीन बोलना एक्चुअल में ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जीन की आइडेंटिफिकेशन, ये जो बात थी कि जीन नाम का शब्द जो आया था, ये तो 1909 में आया था, उसके बाद ये सारी बातें हुई थी। बट हम कहानी क्या पढ़ रहे हैं? 1902 की बात कर रहे हैं हम, सटन एंड बोवरी की। ठीक है, उस टाइम तक या मेंडल के टाइम तक जीन नाम का शब्द एग्जिस्ट नहीं करता था। हाँ, आप ये बोल सकते हो मेंडेलियन फैक्टर, आप उसे बोल सकते हो, जिसे आप बाद में समझ आया था कि हाँ जीन की बात है वो। ठीक है, तो एनसीईआरटी लिख देती है जीन, दिमाग में खाली रखना, बट उसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार अच्छे से देख लो, कवर कर लो, चीज़ें अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, देन एनसीईआरटी रीड करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का भी, ये सब बातें भी हमने कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, मॉर्गन साहब की आगे की कहानी पढ़ते हैं और नेक्स्ट वो लिंकेज वगैरह की सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।